हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो ये होती है कि रफ़ी भाई से जब मिलें खुशी से मिलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब इस तरह बात करते हैं, जूम पर मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ दिल टूटने वाले वाक़ये होते हैं। एक तरफ जब बसंत मनाई जा रही है, लाहौर में पतंगे उड़ाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ऐसा लगता है कि दुनिया ही कुछ और है। तो पहले तो कैसे हैं रफ़ी भाई? जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कराची में इमरान खान का कॉन्सर्ट हो रहा है, लाहौर में बसंत हो रही है, और बलूचिस्तान का जो हाल है। बट बिफोर कमिंग टू बलूचिस्तान, कल एक बहुत बड़ा वाकया इस्लामाबाद में भी हुआ। हमने देखा बड़े टाइम के बाद इतनी बड़ी एक सेक्टेरियन किलिंग, एक शिया इमाम बारका को टारगेट किया गया। 70 का फिगर ऑलरेडी आ गया है, इंजर्ड भी अभी बहुत सारे हैं। आ, रफ़ी, आप कैसे देखते हैं इस वाकये को? इज इट अ वन ऑफ, और डू यू फील के जो पाकिस्तान हम बड़ी मुश्किलों से बाहर निकले थे, we're बैक टू स्क्वायर वन? जी पहले तो मैं आपके साथ इस बात में शामिल होता हूं कि कल जो वाकया हुआ है यकीनन बहुत अफसोसनाक है। और इतनी बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज और क्या कसूर था इन लोगों का? आम लोग हैं, जुमा की नमाज पढ़ने आए हैं। और मेरे ख्याल से बिल्कुल काफी मतलब इस्लामाबाद में छोटे मोटे हमले तो होते रहे, लेकिन इतना बड़ा हमला जिसमें इतने बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। और तक कोई सुना है कोई 150 से ज्यादा जख्मी है। वो जख्मी भी तो हाफ डेड ही समझे या बेचारे, वो पता मीम नहीं या कितने प्रोबेबली। हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक है। और जो इमेजेस और वो वीडियोस वहां से आ रही थी, देवर हार्ट ब्रेकिंग। और मैं समझता हूँ बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में लग यूं रहा था पिछले चंद सालों में कि कम अज कम ये जो सेक्टेरियन क्राइसिस है इसको हमने जो वायलेंस था वो कंट्रोल हो गया है। दरवाजा बंद है खजुए। तो तो यूं लग रहा था कि कम अज कम एटलीस्ट उस फ्रंट पे कुछ बेहतरी आई है मुल्की हालात में। जहाँ पे जो सेक्टेरियन किलिंग्स जारी थी उसमें कुछ ठहराव आया था। लेकिन यूं लग रहा है कि वो जो जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी भी जो गेन्स थी उनका एक रिवर्सल आपको नजर आना शुरू हो गया है पिछले 3-4 सालों में। तो यूं लग रहा है बदकिस्मती से कि वो फिरका वाराना जो दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ भी जो थोड़ी बहुत कामयाबियां थी या ठहराव था उसकी भी एक रिवर्सल होना शुरू हो गई है, विच इज़ अ वेरी बैड ओमन फॉर पाकिस्तान। एक अस्मा है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है। कल मेरी उनकी एक रील नज़र से गुजरी, उसमें वो कह रही थी कि क्या हसीन इत्तेफाक है कि जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है, बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं। जितनी भी मरी हुई डेमोक्रेसी भी आए, चीज़ें बेहतर होती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती है, फिर जब आती है फिर बॉम्ब फटने शुरू हो जाते हैं। तो ये हसीन इत्तेफाक है रफ़ी भाई, या कोई कनेक्शन है? जी देखिए, मैं यूं तो नहीं कहूँगा कि कोई कनेक्शन है। असल में बात यह है कि जो हमारी खारिजा और दाखिला सिक्योरिटी पॉलिसी है हम्म। वो चूंकि चाहे वो जमहूरी सेटअप हो, वो हाइब्रिड हो या हाइब्रिड प्लस प्लस हो, वो सिविलियन इदारों का उस पर कोई कंट्रोल तो होता नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती है। और जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मसलन जनरल मुशर्रफ के दौर में जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस पाकिस्तान प्रॉपर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी अ, तब ज़्यादा वो वायलेंस मेन स्ट्रीम हो गई एक तरह से। तो अभी भी मैं समझता हूँ इसका जमहूरियत से ज़्यादा ये जो बुनियादी मसला है कि आपकी खारिजा पॉलिसी और दाखिला सिक्योरिटी पॉलिसी, वो चाहे डिक्टेटरशिप हो या जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम हो, वो कभी भी जमहूरी इदारों की सुपरविजन के तहत नहीं रहा और उनके उसमें कोई इनपुट नहीं होते। बल्कि ये बेचारे चाहे जो भी हुकूमत हो, ये बस माउथ पीसेस बन जाते हैं। ये हमेशा जब हम और आप बात करते हैं, दो तीन ये एरियाज है जिन पे आप याद रखें, हमेशा सिविलियंस ने जो मिलिट्री के साथ बार्गेन करते हैं उसमें ये सरेंडर कर देते हैं। एक बलूचिस्तान पॉलिसी, एक फाटा पॉलिसी आप समझ लीजिए, ये बेसिकली दाखिला सिक्योरिटी के लेंस से चूंकि इनको देखते हैं। और एक प्राइम खारजा पॉलिसी इन जनरल, बट खास तौर पर अफगान पॉलिसी। अच्छा, इंडिया पॉलिसी भी इस जुमरे में आता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 30 साल में
किस तरह पाकिस्तान प्रॉपर की सिविलियन इलीट्स ने रेजिस्ट किया है इंडिया इंडिया के हवाले से पॉलिसी 90 से लेके ऑल द वे टू 2018 19 20। आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से लेके बाकी हमारे सिविलियन एलिट्स ने इंडिया के हवाले से तिजारत और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, इस पे पुश बैक दिया है हमारे सिविलियन एलिट्स ने। और ये जो डॉन लीक्स का मामला अगर आपको याद हो, ये हम्म। बुनियादी तौर पर क्या था? ये सिविलियन एलिट्स का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को पुश बैक था कि खारिजा पॉलिसी में कोई मिलिटेंसी को एज अ हथियार इस्तेमाल करने का जो हमारी रिवायत रही है, उसको उन्होंने बेसिकली रेजिस्ट करने की कोशिश की। तो ये 2000, तो ये जो अभी ट्रेंड बन रहा है, मैं सिर्फ इस बात के साथ हम्म। कंक्लूड करूंगा कि इसका कोई ज्यादातर जमहूरी जमहूरी या डिक्टेटरशिप के फॉर्म से कम, ये जो तसलसल है कि ये पॉलिसियां हमेशा एस्टेब्लिशमेंट बनाती है और चूंकि वही बनाते हैं और वो फिर बार बार ब्लंडर करते हैं, तो मैं उस तसलसल से इसको देख रहा हूँ। एक ब्रॉड बेस लेवल पे तो हम कह सकते हैं कि चलें 1970 या 71, जो भी उधर भी परफेक्ट नहीं था। अब जो साहब को स्ट्रॉन्ग आर्म करके कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी वो भी बुराइयां थी। बट वन कैन से कि चलें उसके बाद से तो बलूचिस्तान में कभी डेमोक्रेसी रही नहीं है, फौज ने ही कंट्रोल किया है। लेकिन जो ये थोड़ी बहुत विंडोज भी मिलती हैं, क्या एग्जैक्ट बाइनरी 1-0 तो नहीं होगा, पर फिर भी कहा जा सकता है कि बीएनपी अगर आ गई या अख्तर मेंगल आ गए या डॉक्टर मालिक आ गए, तो कम अज कम आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं कि बैठ के बात कर लो, थोड़ी लेजिटिमेसी हो। वेर एज वो जिस तरह अंग्रेजी में भी कहते हैं ना कि जब आपके पास हो ही सिर्फ हथौड़ा, तो हर मसला ही आपको नेल लगता है। तो व्हेन दैट सॉर्ट ऑफ ब्रवाडो कम्स इन, जिस तरह मुशर्रफ के क्या ही है बुख्ती, क्या ही है लाल मस्जिद, तो वो जब आप हर चीज ही जब मिसाइल लेके जाते हैं तो वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। सो इट्स नॉट दैट द फॉर्म एवर चेंजेस, द फॉर्म रिमेन्स द सेम, द पॉलिसी डिसाइड बाय द सेम पीपल। बट जो वो थोड़ा बहुत भी सालसी किरदार बीच में अदा करते हैं, जब वो भी चीज टूट जाती है, तो फिर ऑप्शन सिर्फ जंग ही रहता है। जी देखें, पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई, आप मैं मेरा कोई इरादा नहीं है आपके चैनल पे कोई पाबंदी लगवाने का। मुझे चूंकि बताया गया है, बाकायदा लग तो नहीं इतला रहा दी रफी भाई, गई जितनी आपने पिछले 3 साल में इस चैनल पे बातें की हैं, वन वुड से कि इरादा तो बंद ही कर। है। तो अपनी तरफ से तो मैं एहतियात ही करता हूँ, लेकिन वो जाहिर बात है पाकिस्तान में जो परमिसिबल डिस्कोर्स है, उसके हदूद व कयूद का तयन ना मैं करता हूँ ना आप करते हैं, वो कोई और करते हैं। तो उन्होंने तो मुझे बाकायदा तौर पर बाकायदा मुझे बताया गया है कि नेशनल मीडिया पे मेरी अपीयरेंस पे पाबंदी लगा दी गई है, अब बस आपका पॉडकास्ट ही रह गया है। तो ये इस बस बात की आपके लिए रह गया है या बंद होने के लिए रह गया है? सिर्फ आप बताइए। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम इसके बावजूद बलूचिस्तान पे बात करें, तो वो क्या कहते हैं, आई एम रेडी, बट वो क्या कहते हैं, एट योर ऑन रिस्क। हाँ, ये तो खुद तो आप मुल्क से बाहर हैं। अल्लाह मालिक है सर, अल्लाह मालिक है। कौन सा हम ये कोई अगर जो बातें करने के लिए पॉडकास्ट चलाते हैं वो बातें ही नहीं कर सकते, तो पॉडकास्ट चलाने का फायदा, बिस्मिल्लाह करें। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे और आपको रियासत के मशावीर और जो पॉलिसी बनाने वाले जिम्मेदार हल्के, उनको ये सोचना चाहिए कि 1948 में जब प्रिंस अब्दुल करीम ने पहली बगावत का अपनी ऐलान किया, तो कितने कोई बलोच उसके साथ थे। फिर 1958 में जब नवाब नौरोज खान ने बगावत का ऐलान किया, पहाड़ों पे चले गए, तो उसके अपने जो कबायली फॉलोइंग थी चंद, वो उसके साथ थे। उसको फिर रियासत ने कुरान पे हल्फ दे के मुआहिदा किया, और फिर उस कुरान के हल्फ के बावजूद उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। अच्छा, फिर 1973 में आ जाए, तो प्रिंस अब्दुल करीम और नवाब नौरोज खान के साथ जो सपोर्ट नहीं थी, उससे ज्यादा सपोर्ट 1973 में जो इंसर्जेंसी शुरू हुई। और उधर, लेकिन फिर भी वो कबायली लाइंस पे थी, यानी वो अ, उस वक्त मरी उसमें ज्यादा थे, और कुछ मेंगल और एक लिमिटेड तादाद में बीएसओ के तलबा उसमें शरीक थे।
फिर 2004 में जब नवाब बुगटी के साथ ये मामला शुरू हुआ और 2006 में नवाब अकबर बुगटी की शहादत हुई, तो अक्सर मैं टीवी पे भी सुनता हूँ, मेन स्ट्रीम टीवी पे जो बयानिया है, एक तो पहले आई थिंक वो बहुत अफसोसनाक है। यानी वो बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में छुपा के बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और ऐसा झूठा बयानिया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि इवन रियासत के हिसाब से इतने झूठे बयाने का फायदा क्या है। और वो मुझे फिर वही बात जहन में आती है, शायद हमने पहले भी आपके चैनल पे डिस्कस की हो, कि बलूचिस्तान के हवाले से ज्यादा पैथेटिक बात यह है कि जो रियासत का सारा काउंटर नैरेटिव है, वो उसका हदफ ये है ही नहीं कि बलूच नौजवानों के दिलो दिमाग जीते जाएं और उनको करीब किया जाए। उसका हदफ ये है कि पाकिस्तान प्रॉपर को कंट्रोल में रखा जाए, कहीं शहजाद को, कहीं इधर सिविल सोसाइटी को इनसे हमदर्दी ना हो जाए। और दूसरा, जो लोग चाहे वो सिविल या मिलिट्री जो हुकूमती लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनका क्या हदफ है? अपनी कारकर्दगी दिखाना। कि मुझे, चाहे वो फेक ही हो चाहे वो झूठी ही सही, कि पिंडी में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं जो लोग हैं, वो मेरी कारकर्दगी देखे कि मेरे दौर में तो देखे जबरदस्त हो रहा है। उसकी मैं मिसाल हमेशा देता हूँ कि ये पिछले 15 साल में इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया हुआ है। 23 मार्च 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां निकालते हैं, सब के सब मसनूई लोग। कहीं पे ड्रग माफिया लीड कर रहा होता है, कहीं पे स्मगलर लीड कर रहे होते हैं, कहीं पे कौन लीड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मीडिया पे मेरे ख्याल से मुझे तो अब यही समझ आती कि इस इन्होंने सिर्फ, अब पिंडी में किसको क्या पता है कि ये स्मगलर है या कौन है, या इस्लामाबाद में किसी को क्या पता। उनको इन्होंने दिखाना है कि देखें हमारे होते हुए बलोच और पश्तून कितने मुहिब वतन है और कितने पाकिस्तान के करीब आ गए हैं। तो सारे बयानिए का जो मकसद है वो यही होता है कि पाकिस्तान प्रॉपर में जिम्मेदार तबके अपने आप को शाबाश दे। और मेरे ख्याल से शायद ये खदशा कि जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी है या एकेडेमिया है, उनकी कहीं जो है वो हमदर्दी ना बने। तो सवाल इन सबको ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है। और ये हमेशा ये कहते हैं ना कि जी वो आज़ादी मांग रहे हैं और शहजादा और रफ़ी बैठ के उनको कह रहे हैं कि जी हकूक की बात है, फलां बात है, जमहूरियत और वफाक की बात है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, आपको ये समझना है कि आज़ादी मांगने वाले चंद लोग हमेशा थे, रहेंगे। हमारी डिबेट का फोकस वो नहीं है। हमारी डिबेट का फोकस ये है कि ऐसा क्यों है कि इस आज़ादी के इस नारे के लिए प्रिंस अब्दुल करीम से लेके अभी बशीर जेब तक, पहले 50 लोग अगर साथ थे, आज लाखों की तादाद में बलोच अवाम साथ हो गई है। तो सवाल असल में जिम्मेदार हलकों को यह है कि जो जिसने बंदूक उठाई थी या आजादी मांग रहा था, उसको तो साइड पर रखे पहले। जो बाकी आपकी एवरेज मेजॉरिटी है, वो क्यों उस बयानिए का साथ देने के लिए तैयार हो गई है, वो क्यों बंदूक उठाने के लिए तैयार हो गई है, और उसकी तादाद पिछले 70 साल में कम होने की बजाय प्रोग्रेसिवली बढ़ी क्यों है। और मैं 70 साल पे नहीं जाता, मैं 20 साल पे जाता हूँ। नवाब बुगटी जब आपके साथ लड़ रहा था, वो अकेले लड़ रहा था बुगटी कबीले के नुमाइंदे के तौर पर। बालाच मरी, नवाब खैरबख्श की फैमिली का बालाच मरी के चंद साथी और नवाब बुगटी, ये दो लोग आपसे लड़ रहे थे, और इनकी जो सपोर्ट बेस थी वो भी उनकी कबायली, लार्जली कबायली फॉलोअर्स है। ऐसा क्या हुआ है पिछले 22 साल में कि आज वो एक ब्रॉड बेस्ड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंसर्जेंसीज इन द वर्ल्ड बन गई है। अगर ये पैदाइशी मसला था तो फिर 2004 में, 2002-3 में ये सारे लोग साथ होते तो नहीं थे ना। तब तब नहीं हथियार उठाने के लिए तैयार थे, तब लोग खुदकुश हमलों के लिए तैयार नहीं थे। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ है कि जो एवरेज मेजॉरिटी पहले बंदूक उठाने के लिए तैयार नहीं थी, आज वो न सिर्फ बंदूक उठाने के लिए तैयार है, बल्कि वो खुदकुश के लिए तैयार है। 20 साला नौजवान लड़के लड़की से लेके 70 साला बूढ़े मर्द और औरतें तक वो खुदकुश के लिए तैयार हो गए। तो कुछ तो इंट्रोस्पेक्शन इसका मतलब है हमारे एंड पे, रियासत के एंड पे बनती है कि हमने हालात इस नहज पे कैसे पहुंचा दिए कि इतने बड़ी तादाद में लोग अपने आप को मरने और मारने पे आ गए हैं। इसमें
चाहते ना चाहते हुए जो भी पाकिस्तान प्रॉपर का डिस्कोर्स है हमें उसे एंगेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी ऑडियंस मेनली पाकिस्तान प्रॉपर में ही है। तो एक तरफ बिल्कुल। हमने तो कई पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, रियासत का रोल रहा है, उसको कोई भी नहीं डिफेंड करता। अब जिस तरह अभी ईमान और हादी को भी उठा लिया बलूचिस्तान पे बात करने पे, ट्वीट करने पर ही, मैं काफी सरप्राइज हुआ। मैंने कहा चले मुझे तो गालियां पड़ती हैं सियासी लेवल पर ये वो, ईमान और हादी तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, वो पीटीआई वाले हों, वो पीएमएलएन वाले हों, ह्यूमन राइट्स कॉजेस पे सबका ही साथ दिया है। पर उनको भी इस बात पे गालियां पड़ रही थी कि बीएलए के आप लोग फ्रंट के लोग थे। तो ईमान और हादी जैसे लोग भी हैं जो प्रिंसिपल्ड हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जब इस तरह के वाकये हों, जब आप टीवी खोलें और आपको खबर मिले कि जी बीएलए ने 20 शहरों में हमला कर दिया है, इतने लोग मार दिए हैं, तो सॉर्ट ऑफ जो ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स की भी जो स्पेस है इन पाकिस्तान प्रॉपर, डोंट यू थिंक वो भी कम हो जाती है? और जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं उनको भी आसान हो जाता है रियासत के लिए कि ये लोग बीएलए के साथ हैं, ये लोग बीएलए से जुड़े हुए हैं। और जो सिंपथीज टू द बलोच कॉज या ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान प्रॉपर में थी, वो भी बीएलए की एग्जिस्टेंस की वजह से जीरो हो जाती है। जी, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और मैं समझता हूँ ये जो ईमान मजारी के साथ और हादी छट्टा के साथ जो रियासत ने किया है, ये अफसोसनाक और शर्मनाक है कि एक इतनी बड़ी रियासत दो एक्टिविस्ट्स के ट्वीट से अगर इतनी इनसिक्योर है, तो बस फिर वो रियासत फिर अपने आप को क्या सिक्योरिटी दे सकती है। और इसको मैं एक्सप्लेन यूं करूंगा, अगेन टू बोरो माय कराचाइट फ्रेंड्स वर्ड्स, कि ये जो लिबरल डिस्कोर्स अबाउट ह्यूमन राइट्स है, ये थोड़ा हल्का है और इसलिए ये इधर आके फंस जाता है। और वो हल्का ऐसे है कि ये सिर्फ कोई डिस्कोर्स की जो बाइनरीज है ह्यूमन राइट्स का, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि इन जैसे इश्यूज पे फिर आके आप फंस जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक स्टेट का जो डिस्कोर्स है उसकी एक जो आउटर बाउंड्रीज वो डिस्कोर्स की सेट करती है आपके लिए। इन अदर वर्ड्स, मैं बिटवीन द लाइंस जितना मैं कह सकता हूं उतना कहूंगा, वो ये है कि जो प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स था, आपको अगर कोल्ड वॉर के दिनों में याद हो, वो ये होता था, वो था राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से ये बातें शुरू होती थी। और उस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन में फिर लोगों के पास जो ऑप्शंस होते हैं, वो एक स्पेक्ट्रम है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जिसके थ्रू वो अपने हकूक या अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन का परसूट करते हैं। और वो जो स्पेक्ट्रम है वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल से लेके उसके एक्सट्रीम एंड पे वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल उसका एक पार्ट होता था। तो ये लिबरल डिस्कोर्स जो है वो चूंकि इस फ्रेमिंग से नहीं देखता, जो हम्म। प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स है वो तो फिर ऐसे इश्यूज पे इस स्पेक्ट्रम के तमाम उसको मद्देनजर रखता है और उसको एक तरह से जायज करार देता है। लिबरल डिस्कोर्स रियासती बयानिए के हदूद और कयूद के अंदर चूंकि ऑपरेट करता है, तो एक बड़ी मुश्किल आ जाती है मेरे और आप जैसे बंदों के लिए, ईमान मजारी के लिए, कि हम इन हालात में कहीं के नहीं रह जाते। ना हम कंडोन कर सकते हैं, ना हम ऐसी वायलेंस या उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और ना ही हम रियासत की कोई गारंटी ले सकते हैं कि भाई इनको तो हम तनकीद करें, और कोई रियासत ने फिर जो अपनी तरफ से सही हरकतें करनी वो भी नहीं कर सकते। तो नतीजतन जो है हमें दोनों पे तनकीद करके या दोनों की वो वायलेंस की मजम्मत करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और दोनों से गालियां भी खाते हैं। सर इसके दो पॉइंट्स हैं। एक तो जो आपने कहा कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपने बिटवीन द लाइंस कहा, थोड़ा और अगर मैं खुलकर बात कर लूं, अगर तो स्टेट के बियॉन्ड एक डिस्कोर्स होना है या एक मूवमेंट चलनी है, वो सिंधु देश हो, वो आज़ाद खैबर पख्तूनख्वा हो, वो आज़ाद बलूचिस्तान हो, ये एक्सपेक्ट करना कि फिर स्टेट जो है वो इस डिस्कशन को वेलकम करेगा, ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट दैट्स नॉट अ कॉन्वर्जेशन स्टेट कैन अफोर्ड टू हैव। फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट, आपने जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बोला वो भी हमें अब नज़र आ गया है कि कितना सिलेक्टिवली वो इस्तेमाल किया जाता है। जब इंसर्जेंसी यूएस ने कहीं करनी हो, वो ईरान हो, वो कुर्द हो, वो अफगानिस्तान हो, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन याद आ जाता है। जो एक जेन्युइन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है पैलेस्टाइन का, वो लोग रिकग्नाइज नहीं करते। तो ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स भी कितने हॉलो हैं, हमें पिछले कुछ सालों में नज़र आ गया। सो नॉट टू डिनाई
समबडीज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इट्स एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर में प्रोटेक्टेड है। बट कब वो इन्वोक किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, मैं अगर न्यूयॉर्क सिटी में जाकर एक मुसलमान मोहल्ला बना दूं और बोलूं अब हमें एक मुसलमान मुल्क बनाना है, उसी दिन वो आइस भेजेंगे और हम सबको वापस भेज देंगे। तो ये जितने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स लगते हैं हमें, वो उतने यूनिवर्सल हैं भी नहीं। बट एक स्टेट कैसे एंगेज कर सकता है इस डिस्कोर के साथ? मतलब आप अगर आज़ाद बलूचिस्तान मूवमेंट है, रियासत कैसे बैठ के उनके साथ बात कर सकती है? देखें, इसका बड़ा सीधा सा और आसान सा जवाब है। पहले तो रियासत ने उनके साथ बात नहीं करनी है। अभी तो हालात यहाँ पे पहुंचा दिए कि अभी बात हो नहीं सकती उनके साथ। सवाल मेरे नज़दीक, जो असल सवाल था वो ये था कि जो आज़ाद बलूचिस्तान और बंदूक के थ्रू आज़ादी लेने वाले थे, वो अगर पहले 1% थे, फिर 2 हो गए, फिर 5 हो गए, और आज बहुत बड़ी तादाद है। और जो, हाँ, ये अहम बात है, वो ये कि प्रिंस अब्दुल करीम के साथ, नवाब नौरोज खान मरी के साथ, जहरी के साथ, और फिर अताउल्ला मेंगल बिजिंजो और खैरबख्श मरी के साथ 70s में जिन टर्म्स पे सुलह हो सकती थी, रिकंसिलिएशन हो सकती थी, इस मसले का हल निकल सकता था, वो बहुत मामूली टर्म्स थे, कोई इतने बड़े शरायत नहीं थे। इन्हीं लोगों ने इन तमाम उसके बावजूद 73 का आईन आपके साथ मान लिया था उस वक्त। हालांकि वो मैं समझता हूँ एक वफाकी हिसाब से बड़ा इनएडिक्वेट आइन था। अच्छा, फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर नवाब बुख्ती आपका वफाकी मिनिस्टर रहा है, गवर्नर रहा है, वजीर आला रहा है, आपके आइन को मानता था, इस मुल्क को मानता था। नवाब बुख्ती के साथ जिन शराइत पे सुलह या रिकंसिलिएशन, या आप कह रहे हैं ना बात कैसे हो सकती, उसके साथ बात हो सकती थी। और अब उसके तो साथ तो पाकिस्तान प्रॉपर में मुशाहिद हुसैन सैयद, चौधरी शुजात साहब, शुजात। जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने बारहा इस बात की तस्दीक की है कि न सिर्फ ये कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे, बल्कि कामयाब हो गए थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ की ईगो जो थी वो बीच में आड़े आई। एग्जैक्टली यही उसूल कि अकबर बुख्ती साहब के साथ था, और उसके बाद 20 साल पहले जिन टर्म्स पे सुलह हो सकती थी, जिन शराइत पे बलूचिस्तान के मसले का देर पा ड्यूरेबल हल आ सकता था, आप चूंकि वो हल आपने डिनाई किया। और अब होता क्या है कि प्रोग्रेसिवली जो रिकंसिलिएशन की कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। आज से 10 साल पहले जिन टर्म्स पे सुलह हो सकती थी, आज जिनपे नहीं हो सकती। और आज जो थोड़ी बहुत अगर पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से हम दोबारा एक ऐसे हालात की तरफ जाए कि बलूचिस्तान में अमन के इम्कानात पैदा हो, आज से 5-10 साल बाद हो सकता है ये इम्कानात भी अवेलेबल ना हो। तो ये जिम्मेदारी रियासत पे आती है कि जिन्होंने बंदूक उठाया उनको साइड पर रखें, वो तो एक साइड पे, कि हम्म। हम बर वक्त वो इकदामात लें कि जिससे जो एवरेज मेजॉरिटी है जिन्होंने अभी बंदूक नहीं उठाया, उनके लिए आप इतने रास्ते और ऑप्शंस छोड़ें कि वो इस मुल्क में पुरअमन सियासी जदोजहद के थ्रू अपनी सियासत कर सके, अपने हकूक का दिफा कर सके। आपने प्रोग्रेसिवली न सिर्फ वो दरवाजे बंद किए, बल्कि आपने बहुत बड़ी तादाद में धकेला है नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ। तो अगर आज मुझसे कोई ये सवाल पूछे कि अभी किससे बात करें, बिल्कुल ये बात है, अभी तो बात करने के से पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होगी, बात करने के लिए हालात साजगार नहीं है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए इस अप्रोच की दिफा की कि जिसमें आप ताकत के इस्तेमाल पे सिर्फ इनसार कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई बलोचों का मसला नहीं, ये तो रियासती पॉलिसी की वजह से है कि जो ऑप्शंस आपके पास 20 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, आज वो कम हो गए। तो ये समझना होगा कि हर गुजरते दिन के साथ इस, यानी आप ये छोड़ दें, मेरे और आपका पहला पॉडकास्ट जब हुआ था, शायद उस वक्त मारंग बलोच, उसके बाद आई इस्लामाबाद। आप इन 2-3 सालों में ही देख लें कि इम्कानात सुलह के, रिकंसिलिएशन के इस हद तक गए कि आज BYC सब के सब जेलों में, आपने उन सबको जेल में बंद रखा है। अख्तर मेंगल, वो आपके उसने पार्लिमानी सियासत से ही रिजाइन कर दिया है कि इससे कि मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता, इससे अच्छा है कोई पकोड़े की दुकान खोलना। तो इतनी डिटोरेशन जहां पे हो, तो आप धकेल रहे हैं। सवाल अब यह है कि जो बाकी बचे हुए हैं, जो रियासत से नाला है,
जिनको ग्रीवेंस भी है, लेकिन अभी नहीं गए हैं बंदूक की तरफ, अभी हथियार उठाने की तरफ नहीं गए। सो द रियल क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू पुश देम टूवर्ड्स इंसर्जेंसी, या आप उनको अपनी तरफ करना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग जीतना चाहते हैं? बिफोर कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन अबाउट व्हाट द स्टेट नीड्स टू डू या स्टेट पॉलिसी, मुझे थोड़ा ये तफरीक भी समझाएं कि जब मैं खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से बात करते हैं या ट्राइबल एरियाज में लोगों से बात करते हैं, वो आपकी रियासत से तंग आए हुए हैं, रियासत ने जो ऑपरेशंस किए हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो मुझे फीडबैक मिलता है वो टीटीपी से भी उनको नफरत है, टीटीपी भी उनको पसंद नहीं है। बीएलए की जो हमने अभी वीडियोस देखी हैं, इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अवाम तो बड़ी कंफर्टेबल है कि हमारे साथ रॉकेट लॉन्चर लेके फैसल बैंक तोड़ रहा है, बच्चे भी बैठ के देख रहे हैं। वो जो एक खौफ हो के आज ये आए हुए हैं, वो सॉर्ट ऑफ नजर नहीं आ रहा। तो ये तो मुझे बहुत एक डेंजरस चीज लग रही है कि बीएलए के लोग आराम से शहरों में फिर सकते हैं, घूम फिर रहे हैं। बीएलए अगर शहरों में आ जाए तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप्स में चली जाती है रिट्रीट करने के लिए, और आवाम खुलकर उनसे इंटरेक्ट कर रही है, आवाम को जूते नहीं मार रही। ये क्या हो रहा है भाई? ये बहुत अहम सवाल है। और इसमें अक्सर पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बलूचिस्तान से जो रियासती स्पोक्सपर्सन बैठते हैं, वो भी अक्सर ये तनकीद करते हैं कि जी शहजाद और मेरे जैसे जो प्रोग्रेसिव्स है, वो दोगली पॉलिसी रखते हैं, टीटीपी को एक नज़र से देखते हैं, बीएलए को दूसरी नज़र से देखते हैं। इस तरह की भी कोई बात होती है तो मैं उसको साथ ला के इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपके सर में दर्द हो तो आप डायरेक्ट कोई ब्लड प्रेशर की गोली खाना शुरू नहीं करते। सर के दर्द की 50 वजूहात हो सकती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसके अलावा 50 बातें हो सकती है, तो आपको पहले तशखीस करना होगी। तो एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका ये मतलब नहीं उन सबका एक ही इलाज है और उसकी एक ही तशखीस है। तो पहले तशखीस करनी होगी। ये बहुत अहम डिस्टिंक्शन है। वो डिस्टिंक्शन क्या है? जो बलोच इंसर्जेंसी है, वो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट जो कि इंस्पायर्ड है या ड्रिवन है बाय वट एवर परसीव्ड ग्रीवेंस। अभी मैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे बात ही नहीं करता। हम्म। कि जो एक परसीव्ड ग्रीवेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है एट द हैंड्स ऑफ द स्टेट, वो इस उसको इन्फॉर्म करती है बलोच इंसर्जेंसी को। ये ऑर्गेनिक है और बहुत पॉपुलर है। दूसरी अहम बात यह है कि जो बलोच इंसर्जेंसी है, ये कोई नेशनलिज्म या इवन या मजहब या उसकी कोई अपनी मर्जी का कोई नजरिया बंदूक के जोर पे लोगों पे मुसलत नहीं कर रही, बल्कि ये लोगों के हकूक का एक बयानिया लेके चल रही है, जिसमें इंक्रीजिंगली लोग उस बयानिए को बिलीव कर रहे हैं और निजात का जो भी ये रास्ता दे रहे हैं, ये बंदूक के थ्रू निजात का रास्ता बता रहे हैं। इन कंट्रास्ट, टीटीपी या जो रिलीजियसली इंस्पायर्ड इंसर्जेंसी है, एक तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसकी कोई पॉपुलर सपोर्ट बेस नहीं है। ये टॉप डाउन के थ्रू साम्राज्य कुवतों के साथ मिलके रियासत ने 40 साल की इन्वेस्टमेंट की है। शहजाद 1900 सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान से पहले पूरे पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन दो सूबों में 5,000 कुल मिला के मदरसे नहीं थे। आज 40,000 से तजाउज कर गए। और ये सब रियासती सरपरस्ती में सऊदी फंडिंग, अमेरिकी फंडिंग से बने, और फिर वहां पे जो सिलेबस पढ़ाया गया और वो माशाल्लाह से आज तक चल रहे हैं। तो इसकी कोई ऑर्गेनिक सपोर्ट बेस की बजाय रियासत ने खुद फैक्ट्रियां लगाई है। और दूसरा, ये कोई, और ये खतरनाक आइडिया भी है, मैं आइडिया किसी को नहीं देना चाहता, ये कोई पश्तून नेशनलिज्म या उसका बयानिया या दावा लेके लड़ते नहीं है, बल्कि इन्होंने सबसे ज्यादा पश्तूनों को ही तो मारा है। पिछले 20-25 सालों में, पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा पश्तून टीटीपी और तालिबान, अफगानिस्तान में भी वो तालिबान के हाथों शहीद हुए हैं। तो इसलिए ये दो अलग केसेस है कि पश्तूनख्वा में जो वॉयलेंस नजर आती है, उसकी मोटिवेशन अलग है। वो अपनी मर्जी का, मजहब का एक बयानिया बंदूक के थ्रू पश्तूनों पे ही मुसलत करना चाहती है। जबकि, और दूसरा ये है, फॉर फॉर दीज रीजंस उसकी कोई पॉपुलर सपोर्ट बेस नहीं है। वो कोई पश्तूनों के हकूक का कोई वर्बली भी दावा नहीं करते। उनके नजदीक तो इराक या लीबिया से आया हुआ एक अरब जो उनके नजरिए का साथ दे,
वो ज्यादा उनके करीब है इसके मुकाबले में मोहसिन दावड़ या मंजूर पश्तीन या अली वजीर जैसा कोई पश्तून। तो इसलिए ये दोनों बड़े अलग अलग किस्म की वायलेंट रिबिलियंस है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ आप देखते हैं कि बीएलए ने मसलन बीएलए की ये मैं समझता हूँ टेक्टिकल बड़ी होशियारी है कि इन्होंने पिछले चंद सालों में जितनी वायलेंस की है, एक ये वहाँ के आम आबादी को, खास तौर पर आम बलोच और आम पश्तून को टारगेट नहीं करते। अच्छा, इवन यहाँ तक कि जो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है रियासती, ये उसको भी टारगेट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो सपोर्ट बेस है वो मेंटेन रखी है। और उसके बरक्स टीटीपी, टीटीपी ने जितने पश्तून सियासी एक्टिविस्ट, अवामी नेशनल पार्टी आपने देख ली, उनका सफाया कर दिया। और फिर फाटा, सबका फाटा में कबाइली मशरान से लेके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तक, आज तक रोजाना वजीरिस्तान में हर हफ्ते कोई ना कोई सियासी एक्टिविस्ट जो सवाल उठाता है, जो बात करता है, उनको टीटीपी ने टारगेट किया हुआ। तो नतीजतन इन दोनों की सपोर्ट बेस और अवामी रद्दमल में हमें बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आता है। आई वांट कम बैक टू द पश्तून थिंग, बट बीएलए का जो मेरा सवाल था, अब अगर मैं लेट्स से आई टॉक लॉट दीज डेज अबाउट सिंध, सिंध के राइट्स, सिंध की हिस्ट्री में क्या हुआ, हो सकता है मेरी सिंपथीज भी हो कि यार ये सब ग्रीवेंसेस होने के बाद अगर कोई सिंधु देश का नारा लगाता है, आई अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। कल को मेरे घर में आ गए गंद लेकर के हमें पनाह दो, या कल को मुझे पता चला मेरे चाचे मामे का बच्चा था वो उठाकर ले गए, मैं तो आई बी लाइक आओ पकड़ो, पुलिस आए इसको पकड़ो। तो एज फार एज द पीपल आर कंसर्न, एंड ये मुझे कुछ लोगों ने भी आकर बताया कि यार हम भी बेजार आए हुए हैं कि अगर हमारे घर में आप घुस गए हो या हमारे बच्चे को उठा लिया है। एक हमजा शफकत है या दूसरी डीसी हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने भी ट्वीट भी किया एक वाकया कि बीएलए घर में गई थी, एक बाप ने अपना सूटकेस में बच्चा डाल दिया कि बच्चा प्रोटेक्ट हो जाए, बाकी फैमिली को मार दिया, फिर वो 2 दिन बाद बच्चा मिला। तो जो अवाम है, इवन इफ ग्रीवेंसेस लेजिटिमेट हैं, इवन अगर हिस्टोरिकल ऑपरेशन है, जब रॉकेट लॉन्चर लेकर मार रहे होते हैं जिसमें अपने बलोच भी मर रहे होते हैं, उस तरह का एक हमें एक ऑर्गेनिक एंटी बीएलए सेंटिमेंट या है, नजर नहीं आ रहा, या वाकई नहीं है। जी देखें, सच बात है, कड़वी हकीकत ये है, मैं कोई किसी भी किस्म के वायलेंस को कोई कंडोन या कोई ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन हम चूंकि रीडिंग से जमीनी हक़ाइक़ की एक हकीकी रीडिंग लेना चाह रहे हैं, तो वो ये, पहले तो ये इसमें से बहुत सारी बातें रियासती बयानिए में एग्जैजरेटेड है। बीएलए का जो बड़ी समझी, सोची समझी एक हिकमत अमली है, और वो ये कि वो आम बलोचों, आम पश्तूनों और आम शहरियों को टारगेट नहीं करते टू द एक्सटेंट जहां पे वो अवॉइडेबल हो। अगर बीएलए चाहे, मैंने शायद पहले ये ना कहा हो, लेकिन मैं ये कहने में मैं कह सकता हूँ, बीएलए एक रात में बलूच बेल्ट में जो सिविल इंतजामिया है, उनको एक रात में सबको गिरफ्तार कर सकती है। वो नहीं करते। वो नहीं अभी भी डीसी नौशकी को गिरफ्तार किया था, एसी नौशकी को गिरफ्तार किया था, वापस छोड़ दिया। सो दे डोंट डू इट। रियासती बयानिए में ये कोशिशें की जा रही है कि वो इसको यू पोर्ट्रे करे। मसला ये है कि जो मैंने कहा ना, उस रियासती बयानिए से तो वो पाकिस्तान प्रॉपर में बयानिया बना लेंगे। अगर उससे जो आपने सही सवाल पूछा, आम लोगों में उधर बलोच में नहीं बीएलए के सपोर्ट बेस में कमी आ रही है, तो इससे दो सवाल ही उठते हैं। पहला यह कि ये रियासती बयानिया मुबालगा राय पे मबनी है, या फिर दूसरा मुतबादिल ये है कि बलोचों में, आम आवाम में उसकी पॉपुलर या सपोर्ट बेस इतनी बन गई है कि अगर बीएलए कोई आम बलोच या उसको टारगेट करता है, तो वो उसको जो कोलेटरल डैमेज, उनके अल्फाज में अभी कह रहा हूं, वो शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि जो ऑर्गेनिक एंटी इंसर्जेंसी नैरेटिव है बलोचों में, वो अब नहीं एग्जिस्ट करता। वो था। वो कैसे था, आपको अगर याद होगा, जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाब भुट्टो की शहादत के बाद, फिर ये जब 2008 के इलेक्शन थे, तो पश्तून बलोच कौम परस्तों ने बाइकआउट किया 2008 के इलेक्शंस का। हम्म। और 2013 में, 2008 से 13 के दरमियान 7वीं एनएफसी अवार्ड हुई, आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया, 18वीं तरमीम आया। ये बहुत बड़े एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे रियासत की तरफ हम्म। से।
इन तमाम के बावजूद जब 2013 में बलोच कौम परस्तों ने दोबारा पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया, बड़ी शदीद मुज़ाहमत उनके पार्टियों के अंदर से आई और बलोच इंसर्जेंट्स की तरफ से आई। क्यों? क्योंकि बलोच इंसर्जेंट्स को खदशा था, और ठीक खदशा था, कि यार ये अगर पार्लिमानी सियासत में जा रहे हैं दोबारा, और ये सूबाई खुद मुख्तारी, एनएफसी अवार्ड, वसाइल की तकसीम, सब चीजें कुछ बेहतर हो रही है, ये तो फिर पार्लिमानी सियासत का जो ब्रांड है वो पॉपुलर हो जाएगा, और हमारे पास फिर कौन लड़ने आएगा। तो उन्होंने न सिर्फ इनकी शदीद मुखालफत की, बल्कि उस वक्त नेशनल पार्टी को टारगेट किया। नेशनल पार्टी को बलोच इंसर्जेंट्स ने उस वक्त बड़ा मारा है। तो ये वो मुतबादिल था। ये वो आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक नैरेटिव, तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक नैरेटिव था कि अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक कह रहे हैं कि हम पार्लिमानी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट थी कि बंदूक के थ्रू हम नहीं समझते हम अपने हकूक का बेहतर दिफा कर सकते हैं। अब अफसोसनाक बात यह है कि 12-13 सालों में देखें हमने कहां पे पहुंचा लिया, कि उसमें से एक ने ऑलरेडी रिजाइन कर लिया है, और नेशनल पार्टी की खुद लेजिटिमेसी अब इतनी कम होकर रह गई है कि अब वो खुद इररेलेवेंट हो गए हैं। तो ये असल बात ये कि वो जो काउंटर नैरेटिव है या ऑर्गेनिक बयानिया, उसका जो वजूद था वो भी हमने तकरीबन खत्म कर दिया है। और अब झूठे बयानिए मैं समझता हूँ वो बना रहे हैं। और ये तल्ख हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि पॉपुलर सपोर्ट बेस है। नहीं बट ये ऐसा कैसे हो सकता है कि बयानियां ना हो? अभी रिसेंट जो वाकये हुए हैं, पहले भी हमने देखा ट्रेन ट्रैक्स आपने फाड़ दिए। अब आपको रियासत बुरी लगे अच्छी लगे, आपने वो ट्रेन ट्रैक्स इस्तेमाल तो करते हैं, बलोच अवामी करते हैं। अभी जो इस हफ्ते वाकया हुआ, अगर खारान में एक ही ब्रिज जाती है, आपने वो ब्रिज फाड़ दी। अब किसी को अस्पताल जाना है, किसी को बाहर जाना है, अब आप वहां फंसे हुए हो। या मेरा फैसल बैंक में अकाउंट है, मेरे 4-5 लाख पड़े हुए हैं, मैंने वहां से पैसे उठाने होते हैं, आपने रॉकेट लॉन्चर मार के फैसल बैंक फाड़ दिया। ऑफ कोर्स आई एम श्योर जिन लोगों के अकाउंट हैं, जिन लोगों ने जाना है, जो अस्पताल नहीं जा सकते, ब्रिज फट चुका है, ट्रेन फट चुका है, आई एम श्योर देयर लाइक एफ दिस। जी देखें, यकीनन इस तरह के अटैक्स में और जो डिसरप्शंस कॉज होती है, उसका एट द एंड ऑफ द डे कीमत तो आम आदमी, आम आवाम ही उसकी कीमत एग्जैक्टली। अदा करते हैं दोनों तरफ से। और वो आम आवाम के इस इन जज्बात की तर्जुमानी कौन करते थे या करते हैं? वो आपके ये मेन स्ट्रीम बलोच कॉम्प्रेस जमातें, जो बलोच हकूक की बात भी करते हैं, लेकिन वो बंदूक और उसके जरिए नहीं, बल्कि सियासी जदोजहद के जरिए। मसला ये, उनको हमने किया शटअप, उनको हमने बंद कर दिया, उनको जलील कर दिया। हमने ये कोशिश की रियासत ने कि झूठे मसनूई लोग जो यूनियन काउंसिल जीतने की सलाहियत नहीं रखते हैं, उनको हमने आगे कर दिया, और ये बयानिया उनके हवाले किया। अब उसका प्रॉब्लम ये, आपको याद है जब महारंग पहली दफा इस्लामाबाद गई थी, तो कुछ दिनों में एक और कैंप उनके सामने आके बैठ गया। और आज भी टीवी असेंबली में वही लोग, हर जगह आपको रियासत के वो नजर आते हैं, जो रियासत को समझ नहीं आती कि इतने मसरी लोग मुसलत किए कि जो ऑर्गेनिक काउंटर बयानिया था, वो जब इनके मुंह से लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि भाई, वो टीवी बंद कर देते हैं, वो मोबाइल बंद कर देते हैं, गालियां भी देते हैं कि अगर फला बंदा ये बात कर रहा है, तो फिर तो इसका मतलब है मुखालिफ साइड ने जरूर कुछ ठीक ही किया होगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गेनिक काउंटर नैरेटिव है, वो तब फैलेगा जब वो ऑर्गेनिक लोग फैलाएंगे, वो अवामी लोग वो बयानियां लेके आएंगे। उन अवामी लोगों ने कोशिश की 15-16 साल में, उनको तो आपने सबको या जलील किया है या उनको खत्म कर दिया है। और जिन लोगों को आप आगे लेके आए हैं, वो माशाल्लाह से इस जंग के बेनिफिशरीज है। ये जंग जारी रहेगी तो बगैर कोई वोट लिए वो इक्तदार की कुर्सी पे बराजमान रहेंगे। तो वो लोग, उनकी क्रेडिबिलिटी इस हद तक गिर गई है कि उनके मुंह से कोई अच्छी बात भी आप करने की कोशिश करेंगे, वो बैकफायर होगी। इसका जो मैंने पहले सवाल पूछा था, उसका फ्लिप सवाल अगर आपसे पूछूं, DGSPR कॉन्फ्रेंस भी करते हैं PTI के बारे में कि भाई ये सॉर्ट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं थे, बट
खुलासा यही था कि टीटीपी के फ्रंटमैन पीटीआई है, सालसी किरदार अदा करते हैं, जो टेररिस्ट हैं उनको सियासी पार्टियां ये डिफेंड करते हैं। तो वो पीटीआई टीटीपी का पूरा लिंक बना के, इन सब के बावजूद पीटीआई हुकूमत में है, पीटीआई एक प्रोमिनेंट पार्टी है, पीटीआई के लोग मीडिया में रात में जो भी शो हो वो आता है, आर्टिकल लिखते हैं, हर एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, सारे मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में हर जगह पीटीआई मौजूद है। सो डिस्पाइट saying TTP is funded by India and PTI is sort of protecting PTP, पीटीआई के पास सारा लाइसेंस है। तो ये तफरीक रियासत क्यों करती है कि बीएलए भी चले फंडेड बाय इंडिया? एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न, टीटीपी बीएलए सेम है, इंडिया से फंड होके पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं। पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भले वो ह्यूमन राइट्स की बात करें या आपको लगे कि टेररिस्ट के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास पूरी की पूरी स्पेस मौजूद है। बलूचिस्तान में एक पीटीआई इक्विवेलेंट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल स्पेस भी क्यों नहीं मौजूद? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है और ज़बरदस्त सवाल है। इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है उनके पर्सपेक्टिव से, ये पार्शली बात है वो फेडरल डिज़ाइन की, कि खैबर पख्तूनख्वा जो है, कम से कम पिशावर वैली, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान प्रॉपर का पार्ट है और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम का पार्ट है। फौज, ब्यूरोक्रेसी और उसमें अच्छी खासी नुमाइंदगी है। तो बलूचिस्तान चूंकि वो पाकिस्तान प्रॉपर का पार्ट नहीं है, तो जो आपके पाकिस्तान प्रॉपर के सिविलियन इलीट्स हैं, वो रूरल सिंध, पिशावर वैली फिर भी उनके लिए मैटर करता है। जो नहीं मैटर करता, जिसको उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के हवाले किया है, वो बलूचिस्तान और साबका फाटा है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये भी एक कंपोजिशन ऑफ द स्टेट की बात है। पिशावर वैली की ब्यूरोक्रेसी में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, आर्मी में अच्छी खासी नुमाइंदगी है। और कोर स्टेट जो है, जो आपका डीप स्टेट है, वो एक तरह से ख्याल रखता है कि किन इलाकों में आप अपने रिप्रेसिव मेजर्स में एक लिमिट से आगे जा सकते हैं। इसलिए पंजाब में या इवन पिशावर वैली में एक लिमिट से आगे, जिस तरह आपको फाटा या बलूचिस्तान में रियासत बिल्कुल कभी कभी पागलपन पे उतरता हुआ नजर आता है, वो उधर आपको नजर नहीं आएगा। तो बलूचिस्तान में तीसरी बात ये कि पॉलिटिकल इकोनॉमी बड़ी अहम है। अभी शहजाद, मैं जो क्वेटा में कुछ अरसा रह के आया हूँ, यकीन करें मैं इतना मायूस होके आया हूँ कि पहले तो ये होता था ना कि सियासतदान से लेके ब्यूरोक्रेट्स कि रियासत, जब हम कहते हैं मसनूई क़यादत या मुसलत करती थी, कम से कम एक क्राइटेरिया उसका था, और वो क्राइटेरिया ये था कि कोई बैकग्राउंड हो और रियासत का या इस्टेब्लिशमेंट का वफादार हो। अब क्या है? अब वफादारी के साथ साथ पैसा भी होना चाहिए। अब जब आप रियासत के उसको कारोबार बना लें, उसको कारोबारी ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके सब चीजों पे पैसे चल रहे हैं, इलेक्शंस में बहुत पैसे चले हैं, जहां पे यहां तक स्टेट क्राफ्ट इतना गिर जाए। अभी कल मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा तो उसने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल यह था कि चलो आप ये बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर संडेमन आज जिंदा होता वो कैसे चलाता बलूचिस्तान के हालात को। रॉबर्ट संडेमन ने बलूचिस्तान में जो कॉलोनियल फ्रंटियर गवर्नेंस सिस्टम था उसकी बुनियाद रखी, और काफी हद तक वो बलूचिस्तान में कम से कम कामयाब रहा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, तो मैंने उसके साथ डिस्कशन की और हमने इस बात पर इतफाक किया कि अक्सर जो रियासत आज कर रही है वो संडेमन साहब की ही कंटिन्यूटी है, कि आप इंजीनियरिंग करें, मसनूई लोगों पे रिलाई करें, इंटरमीडियरीज को एम्पावर करें और सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेंस से बलूचिस्तान को देखें। सो दीज ऑल रिप्रेजेंट कंटिन्यूटीज ऑफ द कॉलोनियल अप्रोच। हाँ, एक पॉइंट मैंने कहा जिसपे हमने संडेमन साहब के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, वो ये है कि संडेमन का जो निजाम था उसमें कम से कम कॉलोनियल स्टेट की अपनी इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी आज की स्टेट से ज्यादा है। कि संडेमन कोई बलूचिस्तान में आके लूटमार और करप्शन करके, जो लंदन जिसमें हिस्सेदार नहीं था, जिससे कॉलोनियल एक्सचेकर जो है वो मजबूत नहीं हो रहा था, ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो जो भी कर रहा था वो इंपीरियल इंटरेस्ट्स को कम से कम प्रोटेक्ट कर रहा था, एंड क्वाइट इफेक्टिवली। आज का जो रियासत है, मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली इस हवाले में वो संडेमन से भी दो हाथ आगे गए, कि वो जो कोर स्टेट है रियासत, वो उसके इंटरेस्ट का भी तहफुज नहीं कर रहा, बस लोगों के अपनी जेबें जो है वो भर रही है।
तो ये भी तीसरा एक अहम पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी से लेके, आपको याद है अभी, ये तो खैर जनरल फैज पे अभी मुझे कभी कभी हमदर्दी भी आती है कि वो भी सोच रहा होगा कि कौन कौन फला फला बंदा भी आजकल मुझे ललकार रहा है मीडिया पे। तो हमारा एक वो वजीर आला है नवाब सनाउल्लाह जहरी, याद होगा उनके खिलाफ 2017-18 में नो कॉन्फिडेंस आया था। तो उसके पीछे जनरल फैज का बड़ा हाथ था। और फिर हमारे एक उस वक्त के सीनियर वजीर थे, उसने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरदार यार मोहम्मद रिंद ने, कि जी 3 से 5 अरब रुपए खर्च हुए हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। अब किसी भी रियासत में आपको सिटिंग मिनिस्टर ये इल्जाम लगा रहा है, इसकी कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। तो अब जब जनरल फैज को सजा हुई है, तो अभी मैं देख रहा था 2-3 हफ्ते पहले नवाब सनाउल्लाह साहब को भी हौसला मिला, तो उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि हाँ इसने मेरे खिलाफ ये किया था। तो जहां पे इस लेवल के इल्जामात लगते रहे हों, वहां पे फिर मैं समझता हूं कि वो जो स्टेट क्राफ्ट है उसका मयार भी इतना गिर गया है कि वो इस्लामाबाद का जो इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन की बजाय, जो कि स्टेक होल्डर्स रियासत हम्म। के जान से बैठे होते हैं, बस वो उनके पेटी पर्सनल मफादात का तहफुज चल रहा होता है। तो ये तीन वो वजूहत है जिसमें मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी बहुत वो स्पेस देते हैं सियासी, बलूचिस्तान में वो ये भी देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक चौथा रीजन भी लगता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के सरफराज मुफ्ती हैं, अवाम में समहाउ वो यकीन आ गया है कि ये लोग नेल्सन मंडेला हैं। तो वो प्रेशर कुकर में दिखाकर, जैसे अली अमीन गंडापुर हैं, शुरू में अवाम को लगता था यार ये तो एस्टैब्लिशमेंट को ललकार रहा है। अब पीटीआई वाले खुद बोलते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ था। तो ये एक साल बाद करंट चीफ मिनिस्टर के बारे में भी बोलेंगे, तो वहां पर आई थिंक समहाउ एस्टैब्लिशमेंट हैज बिन एबल टू प्रॉप अप पॉलिटिकल लीडर्स जिनकी लोकल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी है, बट इन प्राइवेट दे आर विलिंग टू प्ले बॉल विद द एस्टैब्लिशमेंट। वो मैजिक फॉर्मूला जो है वो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिल सक रहा। जिस तरह सिंध में भी जितनी आप गालियां दें, जितनी परफॉर्मेंस दें, जितना प्रॉप अप करें, थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी या थोड़ी बहुत हिस्ट्री पीपीपी की है, वो पीपीपी बलूचिस्तान की बन नहीं सकी या पीटीआई बन नहीं सकी। वहां पर भी मसला होता है। हम जो ये बातें कर रहे हैं हम एक लोकल फ्रंट पे कर रहे हैं, लेकिन ये हम इग्नोर कर नहीं सकते। चल दूर रख के जरा सोचते हैं पहले। अभी ईरान में रिजीम जो है वो रिजीम ब्रूटल क्रैकडाउन कर रही है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। आप और मैं बिल्कुल नहीं उसको डिफेंड कर सकते, आप और मैं उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन जब ये भी आइडिया होता है कि यार अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया ये प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई कर रहा है अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, तो फिर आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो एक मसला यहाँ पर आ जाता है वेयर यूर लाइक, ह्यूमन राइट्स को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर अमेरिका ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करके कोई फॉरेन इंटरवेंशन करेगा उसको मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। तो बलूचिस्तान में ये अब डिबेट तो नहीं किया जा सकता कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी है या इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये आप और मैं स्टेक होल्डर्स तो नहीं हुए फिर। अगर तो कुछ लोग बैड एक्टर्स, बैड फेथ एक्टर्स, जो बलूचिस्तान की बात करके पीछे से इंडिया के फंडिंग लेकर डिस्कॉर्ड कर रहे हैं, डिसकंटेंट कर रहे हैं, आ, इस चीज से कैसे फिर डील किया जाए कि यार कौन वाकई बलूचिस्तान की बात कर रहा है और कौन इंडिया के पेरोल पर ये सब कर रहा है। जी देखें, ये अ, अहम सवाल है, और जो पिछले भी सवालों में जिक्र हुआ कि ये हम जैसे लोगों को हमेशा हम इस डिलेमा में रहते हैं। और बलूचिस्तान की केस में भी मैं समझता हूँ जिस तरह के खत्े में हम रहते हैं, जो पाकिस्तान के खारिजी अपने हमसाया ममालिक से खारिजी ताल्लुकात की नौयत है, और जो बलूचिस्तान की अपनी एक जियो स्ट्रेटिजिक अहमियत है, उनके मद्देनज़र रख के बिल्कुल इस बात का कभी इम्कान है कि हमारे हमसाया ममालिक वो सपोर्ट करते होंगे और उनका रोल होगा। और मेरे ख्याल से इसमें किसी एविडेंस की बजाय जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर, हम्म। हम पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे बगावत हो या उसके इम्कानात हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो होगा, और हमें उस पर ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता सवाल ये कि क्या ये जो इंसर्जेंसी की पॉपुलैरिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, अवाम में मकबूलियत है, क्या ये बुनियादी तौर पर फॉरेन सपोर्ट और उसकी वजह से है, या इसके कोई और वजूहत है? तो मेरी अगर असेसमेंट आप लें,
वो ये है कि जो इंसर्जेंसी की मकबूलियत है, अवामी सपोर्ट है, उसका खारिजी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखें जो इंसर्जेंसी में अभी गेम चेंजिंग चेंजेस है, वो दो ही चीजें हैं। एक असलहा, दूसरा उनकी टैक्टिक्स। असलहा जो है वो अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद आया है, और उसमें बदकिस्मती से हम भी उसमें फैसिलिटेटर रहे हैं। हमने 20 साल तालिबान को एम्पावर किया, और ये रियलाइज ही नहीं किया कि भाई तालिबान, वो असला सिर्फ तालिबान के पास नहीं रहेगा, गुड तालिबान के पास, वो बैड तालिब के पास भी जाएगा, वो बीएलए के पास भी जाएगा। तो एक तो ये, दूसरी बात टैक्टिक्स। टैक्टिक्स में क्या चेंज है? बीएलए एकदम से लीथल क्यों हो गई है? लीथल इसलिए हो गई कि उन्होंने टैक्टिक्स में ये चेंज की कि दे हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ द तालिबान्स बुक, और वो सुसाइड बॉम्बिंग्स पे चले गए। 2018 में 11 में एक दफा हुआ था। 2018 में ये जो मजीद ब्रिगेड है, इसने पहला खुदकुश हमला 2011 में किया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं था, और 2018 तक ऑलमोस्ट बलूच इंसर्जेंसी ना होने के बराबर थी, इतनी लो स्केल थी। 2018 में फिर इंटरनल बलूच मिलिटेंट ग्रुप्स में कूच हुए। जो ग्राउंड पे बैठे मिलिटेंट्स थे, उन्होंने ये जो बाहर बैठे इनके खिलाफ बगावत की और लीडरशिप अपने हाथ में ली। उसके बाद वो असलम अचू उनके कमांडर थे, उसने पहला खुदकुश हमला जो उसके बाद किया, वो अपने बेटे से करवाया। और वो खुदकुश में ये जो सारी अभी लिथैलिटी है, उसकी बुनियादी वजह जो कॉन्सेप्ट है खुदकुश और फिदाइन, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल तक आई होप कोई रिसर्च सेंटर ये डेटाबेस रख रहा है, बट ये अब पिछले 2-3 साल में 100 की तादाद इजीली क्रॉस कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर मोबिलाइजेशन ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स बाय अ नॉन रिलीजियस एंटिटी इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तमिल टाइगर्स ने ये किया था, लेकिन उनका वो 25 साल का पीरियड था जिसपे ये स्ट्रेच था। तो अब ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो फॉरेन इंटरवेंशन या सपोर्ट पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है। फॉरेन इंटरवेंशन या सपोर्ट, असलहा, पैसे, या उसकी सूरत में आई एम श्योर उनको वो सपोर्ट देता होगा। तो हमें इन उस पर गौर करना चाहिए कि ये जो अंदरूनी सपोर्ट है, 20 साल लड़की अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार है। और अभी आपने पता नहीं नोट किया है कि नहीं, और ये कितनी खतरनाक बात है, अभी जो खुदकुश हमलावर थे उसमें एक खातून जो है वो डीजी खान की बलोच है, बुजदार। पंजाब के जो सीएम बुजदार साहब है, वो उनकी कबीले की है, और वो वहां से आई है। उनके मियाँ ने भी है और वो भी। पिछले जाफर एक्सप्रेस में आपको याद है लियारी के बलोच भी इन्वॉल्व थे। इससे आप अंदाजा लगा ले कि वो जो ग्रीवेंस है वो किस हद तक फैलाया जा रहा है रियासत के हिसाब से। बजाय कि हम सारी तवज्जो इस बात पे लगाएं, हम जहां पे एक्सटर्नल सपोर्ट रोक सकते हैं, पहले तो हमें उस पर अपनी तवज्जो लगानी चाहिए। लेकिन अगर हमारी तशखीस ये हो कि वो प्राइमरी ड्राइवर है, तो हम अपना टाइम जाया करेंगे, और एग्जैक्टली यही हम कर रहे हैं। 20 साल से हम रट लगाए जा रहे हैं। पहले हमने कहा करजई और अशरफ गनी सपोर्ट करते हैं, जब हमारे गुट तालिबान उधर इख्तिदार में आएंगे तो ये मसला नहीं होगा। फिर अब वो तालिबान आ गए, अब हम कह रहे हैं नहीं वो भी इंडिया के एजेंट है, वो भी कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट पे हमें, देर इज अ लाइन जहां पे हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि हमारी कोई तो खामियां और नाकामियां हैं। तो जो खारिजी हाथ है उस पे काम करे, उसको रोके। लेकिन इस बात पर भी गौर करें कि 20 साल लड़की लड़के से लेके 70 साल बूढ़े लोग अगर खुदकुश कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता या खारिजी इंस्टिगेशन पे नहीं होता। इसके पीछे जो बाकी अवामिल है उन पर भी गौर करना चाहिए। 20 साल आपने ये बयानिया तो चला लिया कि इंडिया कर रहा है और कोशिशें भी की, को 5 साल ये हमारी वाली बात भी सुन ले कि भाई ऑर्गेनिक सपोर्ट बेस आने दें, रिप्रेसिव मेजर्स, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जनवन हकूक, इन इसकी तरफ भी आ जाएं। ट्राई करके देख लें कि इससे हालात ठीक होते हैं या खराब होते हैं। इसमें अपार्ट फ्रॉम लॉजिस्टिकल और व्हाटएवर टैक्टिकल या फाइनेंशियल सपोर्ट, जो तो इनफ एविडेंस है कि मिल ही रहा होगा, मीडिया नैरेटिव्स भी तो मैटर करते हैं। अभी जब इंडिया पाकिस्तान की जो छोटी मोटी जंग भी हुई थी, वो उन्होंने लाहौर आज़ाद करवा दिया था, कराची पोर्ट तबाह करवा दिया था, साथ ही साथ आज़ाद बलूचिस्तान के झंडे भी लगवा दिए थे, और पूरी एक मीडिया कैंपेन भी चलाई थी।
तो अब तो वो दुनिया नहीं छुपी हुई, आई एम श्योर वो लोग बलूचिस्तान में भी कंज्यूम कर रहे होंगे, या बाहर दुनिया भर में बलोच बैठे हुए हैं वो कंज्यूम कर रहे होंगे। तो एक मीडिया नैरेटिव की वॉर, हमारा मीडिया भी झूठ बोलता है, इंडियन मीडिया भी झूठ बोलता है, अमेरिकन मीडिया भी झूठ बोलता है। किस वक्त क्या किस मीडिया पे चल रहा है, वो भी एक अलग जंग चल रही होती है। आप जो कह रहे हैं जो खारजी एलिमेंट्स हैं उनको फिगर आउट करें, चलिए ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो सकते हैं, बट वाइडर स्केल पे डू यू एंटिसिपेट कि बलूचिस्तान का या खैबर पख्तूनख्वा का जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो हल हो सकते हैं विदाउट फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड अफगानिस्तान? बिकॉज एक तो टैक्टिकल भी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम चाह रहे थे वो हमने टीटीपी और बीएलए को माशाल्लाह से दे दी है, और फिर गवर्नमेंट्स भी वो हमसे कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं है। तो जब तक एक हम इंटरनेशनल लेवल पर अफगानिस्तान इंडिया के साथ चीज़ें फिगर आउट नहीं कर सकेंगे, ये पाकिस्तान के इंसर्जेंट, नॉट टू से कि कर लेंगे तो ये मसला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बट वो करे बगैर ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट हाइपोथेसिस? जी देखें, अगेन ये चूंकि दोनों अलग अलग है, मैं पहले बलोच इंसर्जेंसी से बात करूंगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल रिगार्डलेस ऑफ आपके इंडिया से क्या ताल्लुक है, ये मसला हल हो सकता है। बल्कि आप तारीखी तौर पर देखें, आपको कोई कोरिलेशन नजर नहीं आएगा। 1973 में, जब 74 में बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, तब तो आपने शिमला मुआहिदा भी कर लिया, आपके इंडिया से ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए। अगर कोई कोरिलेशन होता तो इंसर्जेंसी तो उस वक्त शुरू होनी चाहिए थी, 71 की जंग के दौरान शुरू होनी चाहिए थी। 71 के जंग के दौरान तो इधर बलोच सख्तगीर मौकफ रखने वाले भी रियासत के साथ खड़े थे। वो तो ढाका जाके शेख मुजीब को मना रहे थे। बिजिंजो साहब, वली खान ने आखिरी कोशिश की जब बिजिंजो को मनाने गए। मुझे याद है बिजिंजो की किताब में पढ़ते हुए, गौस बख्श बिजिंजो साहब की, जब वो कराची एयरपोर्ट पे उतरे, पाकिस्तान में वही झूठा बयानिया चल रहा है कि हालात क्या हैं, और वो ऐसे सवालात पूछ रहे थे जो जिस तरह वो हकीकत और रियलिटी से दूर थे। तो कि वो वापस आएंगे असेंबली में, नहीं आएंगे। तो बिजिंजो साहब ने एक बड़ी तारीखी बात कही थी कि ये जो नाक पे औरतें पहनते हैं, क्या कहते हैं हम पश्तो में, चारगोल नथ। कहते हैं, नथ। नथ। कि आपको नथ की फिक्र पड़ी हुई है, और मुझे खदशा है कि पूरी नाक ही चली जाएगी। जब नाक ही नहीं रहेगी तो नथ की क्या अहमियत है। तो ये उस वक्त बिजिंजो साहब ने उनको कहा था। तो अगर बलोच का या इंडिया का ये जो कोरिलेशन आम पाकिस्तानी परसेप्शन में है ये होता, तो 71 के जंग से बड़ा अच्छा मौका क्या था इनके लिए। तो वो तो उस वक्त आपको बचा रहे थे। फिर शिमला मुआहिदा के वक्त ये इधर शोर करते, और अपनी सियासत की खातिर ही वली खान और अताउल्ला मेंगल बेजिंजो अगर आते अवाम में कि देखो भुट्टो साहब ने भेज दिया है पाकिस्तान को, कश्मीर के कॉज को, नहीं की उन्होंने इस पे सियासत। दे कोऑपरेटेड विद भुट्टो एक्चुअली ऑन द शिमला एग्रीमेंट। और वो जो इंडिया के साथ ताल्लुक, इराक की एम्बेसी से उस वक्त जो वेपन्स मिले थे। जी, वो तो अब काफी सबूतों के साथ साबित हो चुका है कि वो भी भुट्टो साहब का वो हैच्ड कॉन्स्पिरेसी थी। उसका बलूचिस्तान के बलोचों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो ईरान इराक वॉर के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्स्पिरेसी थी, और भुट्टो साहब, और वो भी उनको पता था डे वन से। उन्होंने जाने दिया, इराकी एम्बेसी में जाके ये सारा ड्रामा रचाया ताकि एक्सक्यूज मिले अताउल्ला मेंगल की हुकूमत खत्म करने के लिए। तो जब इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने शुरू हुए, तब जाके भुट्टो साहब ने ऑपरेशन लॉन्च किया। अभी आते हैं 2000 पे, जब ये मौजूदा इंसर्जेंसी, तो जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई इंडिया के साथ, तो आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे। उस वक्त तो आप मुसाफे चल रहे थे, टूर्स चल रहे थे, ट्रैक टू अमन की आशा से लेके सब कुछ चल रहा था। बायलैटरल, मेरी क्रिकेट की जबरदस्त जो यादें हैं, वो तो उस वक्त की बायलैटरल सीरीज है। और इंजमाम की कियादत में, मैं समझता हूँ मेरा आज भी पाकिस्तान में एक फेवरेट बैट्समैन में से इंजमाम है। तो वो तब तो आप अनारकली में और फूड स्ट्रीट में जाके खाने खा रहे थे, और इधर गोलियां चल रही थी। तो इसलिए उसके साथ ये ताल्लुक को जोड़ना जो है, उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नजर नहीं आता है, कोई ऐसा कोरिलेशन। तो बलोच मसले में इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक हो या खराब हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, चूंकि ये प्राइमरली अंदरूनी डोमेस्टिक मसला है, इसको ठीक किया जा सकता है। टीटीपी का जो मसला है, उसका भी अफगानिस्तान से ताल्लुक कम, अफगान तालिबान के साथ ताल्लुक ज्यादा है। अफगान तालिबान के होते हुए बिल्कुल मैं ये समझता हूं, जब तक आप अफगानिस्तान अफगान तालिबान के साथ अपने इश्यूज सॉर्ट आउट ना करें, टीटीपी के मसले पे काबू करना जो है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अ, अफगान तालिबान के अलावा कोई हुकूमत होती
तो मैं समझता है कि उधर भी फिर आप इस मसले को हल कर सकते हैं। बदकिस्मती से अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही सिक्के के दो रुख है। तो वहां पे एक एक्सटर्नल डायमेंशन बड़ा कवि उसका हाथ है। बलोच मसले की केस में मैं नहीं समझता कि उसके बगैर हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो फिर जाते जाते क्या हल है कि ईमान हादी महारंग सबको रिलीज करें, एक लेजिटिमेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी डेवलप करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें और इस चीज़ को 5 साल प्ले आउट होने दें। जी, अब बदकिस्मती से हालात ऐसे नुक्ते पे पहुंच गए हैं कि जो आज से 5-10 साल पहले एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात हो सकती थी, आज वो इतना आसान नहीं है। आज ज्यादा कंसेशंस देने होंगे पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के इम्कानात को मुमकिन बनाने के लिए। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो पहली फोर, जो मसनूई हुकूमत है बलूचिस्तान की, उसको ख़त्म करें। मिसिंग पर्सन्स और उसके हवाले से एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए। हर सियासी जमात में आज भी ऐसे सियासतदान है जिसको पूरे पाकिस्तान पे, जिन पे भरोसा किया जाता है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, इनमें से लोग ले लें, सिविल सोसाइटी में से लोग लें, बलोच कौम परस्त ले लें, पश्तून कौम परस्त जमातों में से, मजहबी जमातों में से नुमाइंदे लें, सिविल सोसाइटी, ज्यूरिस्ट। और ये जो 20 साल जंग हुआ है उसमें क्या हुआ है, जो ज्यादतियां हुई है उनके सर पे हाथ फेरें। कितनी कोई आबादी है जिसको आप उनका मसला हल नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा, ये जो सियासी एक्टिविस्ट, सियासी मुखालफों पे आपने पाबंदियां लगाई हुई है, जेलों में रखा हुआ है, और उनके लिए सियासी एक्टिविटीज की स्पेस खत्म कर दी है। इनको खत्म करें, ये केसेस विड्रॉ करें जिसमें ईमान मजारी और इन जैसे केसेस से लेके BYC सियासी कैदियों को रिहा करें। और फिर इसी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कमेटी को ये मैंडेट दे दें कि वो रिकंसिलिएशन के लिए जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म मेजर्स चाहिए, वो उस पर काम करें। मैं समझता हूँ बिल्कुल आज भी इसको रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक कड़वी गोली निगलनी होगी। ये जो आपने मसनूई लोग पाले हुए हैं, उनकी कुर्बानी देनी होगी। और वो कुर्बानी अगर, और आपको अपने पेटी मफादात जो आप उनके थ्रू हासिल करते हैं, उनकी कुर्बानी देनी होगी। और आखिर में मेरे पे जो पाबंदी लगाई है वो भी हटा दें। और मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वैसे वजीर आला साहब जो है वो मुझ पे काफी तपे हुए हैं 1-1.5 साल से। और हम्म। कभी कभी कोई धमकी आमेज लहजे में मुझे पैगाम भी मिल जाते हैं उनके। और मैंने तो उनका शख्सी नाम भी नहीं लेता, मैं तो एक सिस्टमिक बात करता हूँ। उस वजह से नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि ये फर्द का मसला नहीं है। आज भुगटी साहब नहीं होंगे, कोई और आ जाएगा। तो इसलिए मैं शख्सी बात कम करता हूँ। लेकिन वो शायद ये जो मैं बात करता हूँ ना कि ये मसनूई लोग, वो उनको ज्यादा पिंच होती है ये बात। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही उसमें कोई रोल प्ले किया होगा। लेकिन आई एम अज्यूमिंग के हमारे जो लोग मीडिया पे पाबंदियां लगाते हैं, उनकी खुद भी अपनी भी माशाल्लाह इतनी सलाहियत है। तो खैर, मेरी हम्म। पाबंदी बेशक जारी रखें, लेकिन ये बाकी काम कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सर, अगर हमारा भी पॉडकास्ट बंद नहीं हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि कुछ लोग आना चाह रहे हैं। तो इसी इसी क्या कहेंगे, क्लिफ हैंगर पर कुछ सर बात रह गई थी जो आज आपने करनी थी। नहीं, मेरे ख्याल से तो अक्सर बातें हो गई। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, ये जो अभी कौमी असम्बली में डिबेट हुई है, अगेन अफसोस ही होता है कि हमारे सियासतदान, मंजे हुए सियासतदान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह की मैं बड़ी कदर करता हूँ कि वो बहुत नाप तोल के बोलते हैं। और हम्म। मुस्लिम लीग के उन सियासी वर्कर्स में से है जिन्होंने जेलें काटी है। और मेरे उनकी सियासत से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत के साथ वफादारी की है। तो जब इन जैसे लोग भी अ, रिवायती घिसी पिटी लाइनें रियासती बयानिए की रिपीट करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो वो अफसोस भी होता है। और बिल्कुल फिर मुझे यही कहावत याद आती कि शुतुरमुर्ग की तरह सर जो है वो रेत में छुपाए बैठे हैं ये, और इनको लगता है इससे मसला हल होगा। और फिर जब ये बलूचिस्तान के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो मैंने आपसे कई दफ़ा शेयर भी किया है कि भाई, आपको, आपने जवाब देना है। जिन लोगों को मुसलत किया है आपकी पार्टियों में है,
हर 5-10 साल बाद वफादारी बदलते हैं। तो ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब से मैं अदब के साथ ये पूछना चाहूंगा कि जब ये 2017 में आपके 21 एमपीएस थे और आप 5 नहीं बचा सके, आपको 9 चाहिए थे नो कॉन्फिडेंस डिफीट करने के लिए, आपकी सिटिंग हुकूमत थी, वजीर आजम आपका था, शायद खाकान को कभी बुला के पूछे जब वो आए कि वो गए और आपके लोग सारे छुप गए। तो वो तो चले, हो गया। तो आपने किस अखलाकी जुर्रत के साथ 2024 के इलेक्शन से पहले इन सबको दोबारा ले लिया? आज आपकी ही पार्टी से वो वजीर बने बैठे हैं, वो अगले सीएम बनने के लिए तैयार है। बुख्ती साहब खुद उस वक्त इनके वजीर दाखिला थे मुस्लिम लीग के। तो इनका एहतसाब हमसे करने की बजाय खुदारा आप हमें एहतसाब दे। और वो क्या कहते हैं को खुदा को हाजिर और नाजिर जान के ये बताएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब से लेके ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, आपसे कोई पूछता भी है ये मुस्लिम लीग में जो लोग आए हैं कौन आए हैं, किसने भेजे हैं, आपका इससे क्या ताल्लुक था? तो इन सवालों पे वो ये सवाल हमसे करने की बजाय ये इनको जवाब देने चाहिए इन सवालों के। मुझे हंसी आ रही थी जब आपने बोला कि आपने वापस ले लिए। वो सुन रहे होंगे तो सोचेंगे हमने कहा, हमारे पास ऑप्शन कहाँ लेने का ना लेने का। पीएमएलएन ने मेरी नज़र में कलमंदी की है, जो उनका ऑलमोस्ट पॉलिटिकल फ्यूचर दफन हो गया था। उन्होंने बहुत अच्छा कॉल लिया कि हम पंजाब की पार्टी हैं, हम पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे लिए लाहौर इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो अपनी वहाँ जो गढ़ है उसमें सारा पैसा लगाकर अपनी सियासत रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं अपर पंजाब या लाहौर फैसलाबाद जो सारा हमारा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है उससे बाहर क्या हो रहा है। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई होगी ना रफ़ी भाई रिसेंटली। मेरी कैसे इंप्रूव हो गई है? वो पीपीपी के जो आपको इतने लिफाफे आने शुरू हो गए हैं, आपने देखा नहीं? सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट चल रही है कि अच्छा, कि मुझे नहीं आप पता क्या जियाले, चल रहा है। आपने बोल दिया कि जब पाकिस्तान बना था तो दो प्रिविलेज क्लासेस थी, तो फिर कराची वालों ने आपको माशाल्लाह बहुत गालियां दी। ओ अच्छा, ये मुझे चूंकि मैं वो कराची और सिंध के अंदर की जो पॉलिटिक्स है और वो जो सोशल मीडिया सर्कल्स है उसमें नहीं हूं, तो फिर अब मैं भी ज्याला बन गया हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक दफा आई थिंक बात की थी ना, जब आपको भी किसी ने बोला था शराब जाला है, तो आपने बोला था कि मैंने तो इतनी पॉडकास्ट की है, मुझे तो नहीं लगा। हाँ, तो अब नहीं, मैंने आप भी इनके खिलाफ बात की है, मैंने या कितनी कितनी दफा, यानी आप आज के मसल असल जियाले की पहचान ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ना तो आज की पीपल्स पार्टी पे तनकीद बर्दाश्त करेगा, भुट्टो साहब पे बात जाएगी तो फिर उसका वो गैरत जाग उठेगा। तो मैंने तो हमेशा स्टार्ट ही भुट्टो साहब से किया है और नहीं कभी नहीं, अब भी तो क्यों, आपने तो बल्कि उस पर इख्तलाफ भी नहीं किया है। नहीं मैंने तो वीडियो बनाई हुई है बलूचिस्तान ऑपरेशन के ऊपर, जो मुझे हम्म। लगता है पाकिस्तानी यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने ही ये वीडियो बनाई थी। ये तो कोई परवाह करता भी नहीं है, बस आप भी जाली लेबल हो चुके हैं। आई थिंक वही बात है कि इतना झूठ बोला जाता है। अभी मैं थिंक फेस्ट में था और मैंने वहाँ लोगों से बात की, मैंने बोला यार मैंने अपनी जिंदगी में पंजाब से एक अक्लमंद डिस्कोर्स सिंध पर नहीं सुना। कोई कमेंटेटर, कोई टीवी पे, जब आप जाकर देखते हैं और लोगों से ऑन द ग्राउंड बात करते हैं, फिर जब आप टीवी चलाते हैं, देन यू रियलाइज कि ये क्या बोल रहे हैं। बट बिकॉज वो सालों साल बोलते आए हैं, एक इनर्शिया बन गया है, और सुनने वालों का भी है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये मैं 30 साल से सुन रहा हूँ। और जब सही बात करने वाले पे द प्रूफ ऑफ बर्डन लाइज ऑन जो सही बात कर रहा है कि या आपने साबित करना है। गलत बात तो इतनी स्टैब्लिश हो चुकी है कि उसको यस, साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तो वही जो हम मैं सिंध पे जो बात करता हूँ, लोग मुझे इतनी गालियां देते हैं, मुझे जिंदगी में शायद इतनी गालियां नहीं पड़ी। बिकॉज देर लाइक तुम बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो, हमने तो 70 साल ये सुन, भाई 70 साल गलत सुना है ना यार। हाँ, तो गलत इट्स सुना। क्वाइट द सेम विथ और बलूचिस्तान एज दूसरा वेल। ये कि मुझे हैरत हुई है कि चलें आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई फिर भी डिबेट्स करें, जो पाकिस्तान की पहले 2-3 दिहाइयां हैं उस पर तो बहुत अच्छा एकेडमिक काम हुआ हुआ है। और वो उसमें से अक्सर जो है वो नॉन सिंधीज है और पश्तून तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। और वो एकेडमिक काम ये कहती है कि भाई जो पहले 2 दिहाइयां थी उसमें जो अशराफिया थी, रियासत की जो चला रही थी, क़यादत थे, वो लार्जली पंजाबीज फॉलोड बाय मुहाजिर्स, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के। और फिर एक तरह से भुट्टो साहब के दौर में जो कुछ बैलेंसिंग एक्ट हुए उसकी वजह से वो प्रिविलेज स्टेटस थोड़ा चैलेंज हुआ। तो ये तो कोई मेरा मेरा ओपिनियन नहीं है, ये तो एक बड़ी स्टैब्लिश्ड अब एकेडमिक बात है। सर जब आप एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सियासत में पले बड़े हो ना,
तो वो अल्ताफ हुसैन का जो एक बयानिया था कि 1947 से मुहाजिरों को दीवार से लगाया गया है, और ना सिर्फ पंजाबी, सिंधी, पंजाबी, पश्तून सभी खिलाफ हैं, वो इतना जहन में आई थिंक उतर चुका है कि फिर हिस्ट्री मैटर नहीं करती। कल ही अभी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दो ही ओप्रेस्ड कम्युनिटीज रही हैं 47 से, मुहाजिर और बंगाली। मैंने कहा यार, अगर आप ईस्ट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी देखें, जब ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सारी पॉलिसीज हुई हैं, दैट ब्यूरोक्रेसी वाज डोमिनेटेड बाय मुहाजिर। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुहाजिर बुरे लोग हैं, रियासत से हमें मसला है। जिस तरह अगर हम पंजाब की भी बात करते हैं, पंजाबी नाराज हो जाते हैं। पंजाबी कल्चर बहुत खूबसूरत है, बसंत कितनी खूबसूरत है, लव पंजाबी कल्चर, लव मुहाजिर कल्चर। अब मैं नहारी खाता हूँ, बिरयानी खाता हूँ, बट रियासत का एक ढांचा है, वो रियासत की जो एक एलीट है, उसकी एथनिसिटी ये भी नहीं है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं महाजिर हूँ, तो मैं हर पंजाबी महाजिर का फायदा करूंगा। नहीं, वो एक एलीट तबका है, और उसके ही हम खिलाफ हैं, नॉट एन एथनिसिटी। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये क्वालिफायर हमें देना चाहिए, हो सकता है इससे किसी को बात समझ आए कि पिछले 2-3 दिहाइयों में, एक तो ये कि वो उर्दू स्पीकिंग नो लॉन्गर जो प्रिविलेज था वो नहीं रहा, और दूसरा ये मेरे ख्याल से कि इफ़ आई वॉज अ मुहाजिर और उर्दू स्पीकिंग, तो मुझे इस बात पे परेशानी होगी कि मेरे आबा व अजदाद ने पता नहीं क्या सोच के इस मुल्क के लिए माइग्रेट किया और इतनी कुर्बानी दी। तो एक तो आज भी मेरी शनाख्त, यानी मुझे मुहाजिर कह के बुलाया जाता है। नहीं आई नहीं, डोंट बट नो कोई कि उनको, क्या ये सोचते तो हैं वो उनकी अपने सेल्फ हिसाब सेल्फ प्रोक्लेम्ड से। शनाख्त है ना। तो दूसरा ये है कि मैं ख़ास तौर पर सिंध या कराची के हवाले से या कहीं पे भी कि कि मैं एक मुहाजिर हूँ, कराची का शहरी, तो मुझे कराची के हालात देखे, और फिर ये जो पॉसिबिलिटी है कि भाई हम चूंकि इधर माइग्रेट कर गए, तो हमारी ना तारीखी कोई ओनरशिप है, ना कोई सेल्फ गवर्नेंस या अटोनमी की कोई ऐसी मुमकिन सूरत हमें मिल सकती है, तो मुझे उस पे एक नौजवान के तौर पे बड़ी परेशानी होगी। और मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों को एम्पथाइज करना चाहिए, इस पोजीशन को आज के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना चाहिए, हिस्टोरिकल वो क्लैरिफाई करके कि क्यों कराची में एक आम शहरी क्यों फ्रस्ट्रेटेड फील करता है या कर रहा होगा। तो वो एक ऐसी पोजीशन है जिसको हम अंडरस्टैंड करें, एम्पथाइज करें और उसको एक्सप्लेन करें कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या बेहतर हो सकता है। आई थिंक उसको एथनिकली एक्सप्लॉइट जो लोग करते हैं ना, वो मसला हो जाता है। अभी गुल प्लाजा भी जला, एक खातून गई कि महाजरों को जलाया जा रहा है। कराची की जो सिचुएशन है, वो कराची में आप पश्तून हो, सिंधी हो, बलोच हो, वो कराची वालों की जिंदगी अजाब है। ऐसा नहीं है कि ये इसराइल है कि महाजरों का रोड अलग है, सिंधियों का रोड अलग है। आप हाईवे पे जा रहे होते हैं, आपको सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना होता है। अभी भी कराची में कौन सबसे ज्यादा प्रिविलेज है? प्रॉब्ली उर्दू स्पीकिंग सबसे ज्यादा प्रिविलेज है, बिकॉज एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल प्रिविलेज भी है जो जनरेशनली आ रही है। आपकी एक हिस्ट्री है ब्यूरोक्रेसी की। फिर हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो अगर आपको मीडिया में नौकरी चाहिए, या अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में नौकरी चाहिए, तो अगर आप पले बड़े ही उर्दू में हैं, उर्दू आपको नेचुरली आती है, तो आपको एक लेग अप एडवांटेज मिल जाता है, एज अपोज टू अगर आप बलोच हैं। चलें, हम वो तो सिंध का हिस्टोरिकली कराची हिस्सा रहा है, लेकिन बलोच कम्युनिटी इंडिजिनस है टू कराची। बलोच कम्युनिटी सम ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटीज इन कराची। तो एक बलोच बच्चा अगर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसने बलोची शलवार पहनी हो, तो उसको जूते पड़ते हैं, या उसको उठा लिया जाता है जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ बीइंग बलोच। तो अभी भी अगर हम प्रिविलेज लैडर बनाएं, तो श्योर, जो आपकी 71 तक शायद प्रिविलेज थी कि सब कुछ ही आपके पास है, उतनी नहीं है। पर अभी भी एथनिक प्रिविलेज अगर पाकिस्तान का एक लैडर हो, इट्स स्टिल पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, पश्तून, बलूच, राइट। और ये इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा इसमें, ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन भी शो करती है एथनो नेशनलिज्म का या एथनिक नेशनलिज्म का। और वो लिमिटेशन ये है कि जो भी, रिगार्डलेस, जो एथनिक नेशनलिस्ट कम्युनिटीज होती है या जो इस नाम पे सियासत करते हैं, वो जब किसी मेजोरिटेरियन मेजोरिटी ग्रुप के अगेंस्ट हो, तो फिर तो वो इक्विटी, फेयरनेस और इंक्लूजन की लैंग्वेज इन्वोक करते हैं अपने हकूक के दिफा के लिए। बदकिस्मती से अपने बगल में, अपने बाजू में, अपने साथ जब कोई और ग्रुप्स रह रहे होते हैं, तो फिर उधर वो एक्सक्लूसिव भी बन जाते हैं, वो नैरो माइंडेड भी बन जाते हैं, और
जो ये इस तरह की जो अप्रोच है कराची और क्वेटा जैसे मल्टी एथनिक शहरों में, ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। अभी क्वेटा में एग्जैक्ट यही डिबेट चल रही है, इतनी फजूल डिबेट। अचकजई साहब ने कौमी असेंबली में एक गैर जरूरी बात कर दी कि जी क्वेटा जो है तारीखी तौर पर एक अफगान हम्म। सिटी है, इस पे इधर बलोच पश्तून दोनों साइडों से हमले किए जा रहे हैं। तो किसी नौजवान ने बहुत जबरदस्त कमेंट किया है उस पे। उसने कहा कि भाई पश्तून क्वेटा में इंटर होते हैं, बलेली चेक पोस्ट पे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं। बलोच साउथ से जो एंट्री होती है तो एंट्री पॉइंट लकपास है, कि वो लकपास पे शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, हाजिरी दिखाते हैं। तो भाई फिलहाल तो क्वेटा तुम दोनों में से किसी का नहीं है। तो जिनका है वो जो शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, ठंड खाओ आराम से रहो। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इस पूरी डिबेट में हजारा का कोई जिक्र ही नहीं है। अब भाई हजारा कम्युनिटी भी सालों 100 सालों से ज्यादा से 200 सालों से इधर रह रही है, वो बेचारे भी इस शहर के वासी है। अच्छा, क्वेटा के जो सेटलर्स हैं, सेटलर कम्युनिटी जिसमें पंजाबी और दीगर कम्युनिटीज है, भाई वो भी 100 100 सालों से रह रही है, तीसरी चौथी नस्ल है उधर। तो ये जो मल्टी एथनिक शहरों में एथनिक नेशनलिज्म का जो लेंस है, वो इसीलिए चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई उस पर कोई बात जस्टिफाई की नहीं जा सकती। हम्म। क्वेटा जिस तरह आप कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली क्वेटा में उसने ही कहा कि भाई जो क्वेटा के साथ हो रहा है, तो उसमें इस बात को नहीं देखा जा रहा कि ये बलोच है ये पश्तून है, तो इसलिए अपनी ये फजूल लड़ाई छोड़ दो। अगर वाकई में इतनी किसी को क्वेटा शहर की फिक्र है, तो भाई जो शहर के हालात है उसके लिए मिल के कोई काम कर सकते हो, अच्छी हम्म। बात है। नहीं कर सकते, ये हासिल फजूल बहस में पड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि वो कराची भी चूंकि मल्टी एथनिक सिटी है, तो उधर भी इस तरह के इश्यूज का नुकसान ये होता है, असल इशू से ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं या, आपकी अटेंशन। और ये रियासत का फायदा होता है। ये तो बहुत ही पुरानी सिंपलिस्टिक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। आपका मैंने स्टेटस भी देखा, PKIMP पे आपने अपने जो इख्तलाफात हैं वो आपने लिखे। चगजाई साहब को भी मैंने सुना, बात सही है, गजट में होगा। इसी तरह हिस्टोरिकली अभी मुझे वो नबील कपूर के बेटे का भी मैसेज आया था कि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं इंटरनेशनल कि हम कितने पहले लैंड ओन करते थे। बिल्कुल हैं, मतलब कोई बलोच यहाँ पर थे, पश्तून अफगान क्वेटा में थे, ये कोई नहीं डिनाई कर रहा। ये खित्ता ट्रेड का खित्ता है, ये खित्ता मूवमेंट का खित्ता है। पर जब आप उसको एक एक्सक्लूजनरी बना देते हैं, इफ योर पर्पज ऑफ सेइंग क्वेटा इज अ पश्तून सिटी इज टू से क्वेटा इज नॉट अ बलोच सिटी, दैट्स अ प्रॉब्लम। अदरवाइज आप कहें कराची इज अ पश्तून सिटी, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पश्तून पॉपुलेशन कराची में है, दुनिया में सबसे बड़ी बलोच शहर कराची है, तो वो किसी एक का जब आप बोलते हैं, दैट हाँ, तो बिकम्स वो अ प्रॉब्लम। और दूसरा ये भी है, इसके पीछे एक एथनिक नेशनलिज्म की फ्लॉड अप्रोच है। वो ये समझते हैं कि ये जो और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एथनिक आइडेंटिटी है, ये सम हाउ मैकेनिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। सो विच मीन्स कि फॉर देम द वेरी बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज बायोलॉजिकल, कि आपने पैदा होना है किसी एक आइडेंटिटी के साथ, वही आपकी सियासी आइडेंटिटी बनती है। व्हाट दे डू नॉट रियलाइज कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली एंड मैकेनिकली डज नॉट ट्रांसलेट इनटू पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर्मेशन में कुछ और स्टेप्स चाहिए। कब एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती, एक दूसरा वो ये नहीं समझते हैं कि एथनिक आइडेंटिटी के जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये इसके कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है कि यानी अच्छा ये बलूचिस्तान में बड़ा मसला चल रहा है, ये आपके यहां भी चलता होगा कि जी आप अगर लेट्स से अभी रईसानी साहब पे पश्तून नेशनलिस्ट की तरफ से बयान है कि जी रईसानी हिस्टोरिकली ट्राइब जो था, इसको इसके जो रईसानियों के इलीट्स थे एक, उनको कि ये पश्तून थे नस्लन। अब व्हाट दे डोंट रियलाइज कि भाई आइडेंटिटी कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं होता कि आप नस्लन क्या थे, ये जीन्स का हम्म। मसला नहीं है, ये सब्जेक्टिव फिनोमेना है। मेरी मर्जी, मैं आज सिंध में रह रहा हूं, मैं कट्टर बुकटी नस्लन बुकटी हूं, लेकिन मैं अपने आप को बलोच आइडेंटिटी की बजाय सियासी आइडेंटिटी, मैं सिंधी आइडेंटिटी मैंने इंटरनलाइज की हुई है। तो इस पे आप जो मर्जी पीछे मेरे रिकॉर्ड से निकाले कि इसका बाप बुकटी था, इसका दादा बुकटी था, दैट इज इररेलेवेंट। Yep. तो जो आज रईसानी की एलिट, आज वो बलोच आइडेंटिटी को फुल्ली ऑन करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, उसकी वो जबान वही बोलते हैं। तो आप कौन होते हैं कि उस पर मुसलत करें कि नहीं भाई आप चूंकि नस्लन ये थे। तो ये जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन की गलत अंडरस्टैंडिंग है कि कोई नस्ली आइडेंटिटी ही सियासी आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से फिर आप 500 साल, ओ भाई तारीख में अगर फिर जाना हो, तो फिर तो
डिपेंड करता है कितना पीछे जाना चाहे। हो सकता है 1000 साल पहले तुम में से कोई भी नहीं था, 2000 साल पहले कोई और ही इधर रह रहा था। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जरा एथिक नेशनलिज्म की लिमिटेशंस है जब वो इस बुनियाद पे अपना आर्गुमेंट पेश करते हैं। और वो एक अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारने वाली भी बात है। अगर पश्तून नेशनलिस्ट लेट्स से ये बात करते हैं, तो फिर तो ये कराची में भी अप्लाई होती है। फिर तो भाई कराची में तुम्हारी सारी माइग्रेशन पिछले 70 साल में हुई है। तो फिर अगर तुम जो बात उधर कर रहे हो, तो फिर तो अगर कोई मुहाजिर तुम्हें इधर बात करे या सिंधी बात करे, तो फिर तो वो भी ठीक कह रहा है। आई थिंक वो ग्रीवेंसेस सिंधियों की फिर यही है ना कि यार, जो सिटी की कॉम्पोजिशन चेंज हुई है वो थ्रू माइग्रेशन हुई है। तो थ्रू माइग्रेशन एंड, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, पार्टीशन हुआ, फिर अफगान वॉर हुई, नेचुरल है कि जहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगी, नौकरी होंगी, अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ लोग ज्यादा उधर। माइग्रेशन होगी। आप उस पे एक नेशनलिस्ट ट्विस्ट भी दे सकते हैं कि स्टेट ने करवाई, चले वो भी इग्नोर कर दें। बट अगर आप माइग्रेशन करने के बाद फिर आप हिस्ट्री को बोलेंगे कि नहीं, दिस बिकॉज ऑफ माइग्रेशन स्टॉप्स बीइंग अ सिटी ऑफ सिंध एंड नाउ इट नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम सिंध बिकॉज इसका कल्चर अलग है और इसका आप सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है, या आप सिंधी को रेलीगेट करेंगे, दैट देन बिकम्स अ पॉइंट ऑफ एथनिक क्लैश बिकॉज पीपल आर बीइंग विक्टिमाइज्ड फॉर एथनिसिटी। अदरवाइज एथनिसिटी को किस तरह कंट्राइव करके पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया जाता है, ये तो हमें तारीख में नजर आता है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप 1947 में पश्तून थे और आप अफगानिस्तान से कराची आ गए तो आप पश्तून हैं। लेकिन अगर आप 47 में लखनऊ चले गए और 48 में कराची आ गए तो आप मुहाजिर हैं। तो मतलब ये कितनी कंट्राइव्ड एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। इसका तो शायद नस्लों से भी नहीं ताल्लुक। पीपीपी के अभी जो चेयरमैन है वो जरदारी हैं, जो एथनिकली बलोच हैं, लेकिन इट्स सिंधी पार्टी। तो वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडेंटिटी को भी हमने एक बुरी चीज बना दिया है ना, कि तुम सिंधी नहीं हो सकते तुम महाजर हो। नहीं, आप दोनों हो सकते हो। दोनों हो This सकते हैं। तालपुर डायनेस्टी बलोच डायनेस्टी है, लेकिन उनके सारे रूट सिंध में हैं, उन्होंने सारी अपनी जो है वो किंगडम्स यहाँ पर और मेरे चलाए ख्याल से इस हवाले से ये एक सिंधी नेशनलिस्ट, उसकी एक ये आप समझे स्ट्रेंथ भी है, कि उन्होंने जो आइडेंटिटी की बुनियाद रखी है वो नस्लन की बजाय वो टेरिटोरियल रखी है। कि आप अगर सिंधी धरती में, सिंधी जमीन पे, सरजमीन पे रह रहे हैं और आप सिंधी जबान बोलते हैं, तो बस आप सिंधी है, रिगार्डलेस कि आप नस्लन क्या है। और ये एक तरह से पश्तून नेशनलिज्म की लिमिटेशन है। और बलोच नेशनलिज्म की किसी हद तक, लेकिन बलोच भी इस हवाले से ज़्यादा, चूंकि आई थिंक इसकी हिस्टोरिक रीजंस है कि बहुत सारे पश्तून ट्राइब्स उधर एसिमिलेट हुए ओवर द ईयर्स, उन्होंने बलोच आइडेंटिटी जो है वो इंटरनलाइज की। तो आई थिंक ये ज़्यादा इंक्लूसिव बुनियाद है। कम अज़ कम अगर कोई कंपेरेंसी करनी भी है, तो वो जीन्स की बजाय, जीन्स तो जब निकाले जाएं, पता नहीं 500 साल पहले, 1000 100 साल पहले कौन क्या निकले, ये फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। या दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स जो थोड़ा बहुत सराय की आइडेंटिटी को लोग डिनाई करते हैं कि नहीं, ये पहले इतने साल पहले तो बलूचिस्तान सेटलर, 100 साल, 2 साल, 3 साल पहले आप कहाँ थे, कोई मैटर नहीं करता। थैंक यू सर। अगर तो पॉडकास्ट बंद नहीं हुआ तो वापस आपको तंग करेंगे, अगर तो बंद हो गया तो कहीं एक एयर मैट्रेस रख लें इन केस मुझे आना पड़े, तो फिर चले चले, फिर लंदन में आपको घूमेंगे कैम्ब्रिज फिरेंगे। कैम्ब्रिज इधर आपको बुलाएंगे, यहाँ से पॉडकास्ट चलाएंगे। ओके सर, टेक केयर एंड टेक चले, केयर बहुत एवरीबॉडी, शुक्रिया। खुदा हाफिज।